बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि हमने एनेक्सियोलाइटिक, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स के जो भी ड्रग्स हैं उनकी सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस कर चुके हैं, बारबिचुरेट्स को डिस्कस कर चुके हैं और बेंजोडाइज़ेपिन्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन बेंजोडाइज़ेपिन्स जो एनेक्सियोलाइटिक या सेडेटिव या हिप्नोटिक्स होते हैं वो कौन से होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो एंजाइटी के लिए जो है वो आपके पास जो नॉन बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं उनको प्रेफर किया जाता है, और जो हिप्नोसिस के लिए या इंसोम्निया के ट्रीटमेंट के लिए जो है वो एंटीहिस्टामाइंस को एज अ फर्स्ट लाइन लिया जाता है। ठीक है, सो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं ब्यूजीप्रॉन को, जो कि एज अ एनेक्सियोलाइटिक के तौर पे यूज़ होता है। ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए भी ये यूज़ होता है। इसका ऑनसेट जो है वो स्लो है और ये यूज़फुल नहीं है क्योंकि ऑनसेट स्लो है, तो एक्यूट अगर किसी को एंजाइटी अटैक हुआ तो उसके लिए यूज़ नहीं होगा। ये मैंने शॉर्ट पॉइंट्स बनाए हैं ताकि आप इन सब को भी कवर कर लें, और मतलब जो मेन पॉइंट्स हैं इनके, इन सब जो ड्रग्स हैं इनको आप फ़ौरन कवर कर लें और ये छूटे ना, क्योंकि यूजली जो है स्टूडेंट इनको छोड़ देते हैं। उनका मेन फोकस बेंजोडाइजेपिन और बारबिचुरेट्स पे होता है, जबकि ये ड्रग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो हम लोग, मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि ये आपको जो ब्यूजीप्रॉन है ये जनरलाइज एंजाइटी ट्रीटमेंट, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में ये यूज़ होता है। स्लो ऑनसेट है, एक्यूट के लिए ये यूज़ नहीं होता। इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये मीडिएटेड बाय द सेरोटोनिन 5-HT1A रिसेप्टर के ज़रिए ये मीडिएट होता है, वहाँ पर पार्शियल एगोनिस्ट है। इट आल्सो हैज़ द एफिनिटी फॉर द डोपामाइन एंड द 5-HT2A रिसेप्टर, यानी इन डोपामाइन के लिए भी इसकी एफिनिटी है और 5-HT2A के लिए भी इसकी एफिनिटी है। इसका एंटी कन्वल्सन इफेक्ट नहीं है और ना ही जो है इतना मसल रिलैक्सन इफेक्ट है इसका। ठीक है, सिडेशन एंड साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव डिसफंक्शन जो है ये इतना ज़्यादा कॉज नहीं करता। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी वजह से एनेक्सियोलाइटिक इफेक्ट के लिए नॉन बेंजोडाइजेपिन को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि बेंजोडाइजेपिन सिडेशन कॉज कर रहे होते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन को डिसऑर्डर, कॉग्निटिव डिसफंक्शन कॉज कर रहे होते हैं, साइकोमोटर डिसऑर्डर्स कॉज कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ड्राइविंग वगैरह में प्रॉब्लम होती है, आपको नई नॉलेज रिटेंशन में प्रॉब्लम होती है। तो इनका फ़ायदा ये है कि आपके जो ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो बेंजोडाइजेपिन के साथ एसोसिएटेड थे वो यहाँ पर नहीं होंगे, इस ड्रग के साथ नहीं होंगे। ऑल दो कि ये इतना, इसका ऑनसेट ज़रा स्लो है और एक्यूट अटैक के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अगर इसको लॉन्ग टर्म बेसिस या फिर आप लोग क्रॉनिक एंजाइटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये पोटेंशिएट नहीं करता जो सीएनएस डिप्रेशन होती है अल्कोहल की। सो कोई पर्सन अगर अल्कोहलिक है तो उसको मतलब उसको इन दोनों में चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये भी आपका एक फ़ायदा है इसमें, जो पेशेंट का फ़ायदा होता है। तो ब्यूजीप्रॉन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हेडेक है, डिजीनेस है, नर्वसनेस एंड लाइट हेडेडनेस है। मतलब इसके वही जो साइड इफ़ेक्ट हैं जो आमतौर पर किसी भी ड्रग के जो सीएनएस पे एक्ट करता है उसके होते हैं। ठीक हो गया, मतलब ऐसे सिडेशन या साइकोमोटर या कॉग्निटिव डिसफंक्शन कॉज नहीं कर रहा, ये इसका फ़ायदा है। उसके बाद आ जाते हैं रिमेल्टन जो है वो एज अ हिप्नोटिक यानी कि स्लीप इंड्यूस करवाता है। क्यों ये स्लीप इंड्यूस करवाता है और कैसे करवाता है? ये एगोनिस्ट है एट द MT1 और MT2 रिसेप्टर्स पे। अब MT1 और MT2 क्या है? ये मेलाटोनिन रिसेप्टर्स हैं। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो आपके बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है और ये मेंटेन करता है सर्कैडियन रिदम्स को, और जो मेंटेन करता है जो आपका जो नॉर्मल स्लीप और वेक साइकिल है उसको मेंटेन कर रहा होता है ये हार्मोन। ठीक है, अब ये हार्मोन जिस रिसेप्टर पे एक्ट करता है वो MT1 और MT2 है, और जो ड्रग है रिमेल्टन ये भी इन्हीं पे एक्ट करता है एज अ एगोनिस्ट के तौर पे। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये इसी हार्मोन का काम करेगा, तो आपका जो स्लीप वेक साइकिल है उसको इंड्यूस करवाएगा। जब ये इनको स्टिमुलेट करता है MT1 और MT2 को, तो ये इंड्यूस करवाता है और प्रमोट करवाता है स्लीप। इट इज़ इंडिकेटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द इंसोम्निया कैरेक्टराइज्ड बाय द डिफ़िकल्टी इन द फॉलिंग स्लीप, यानी कि जो अब आप फॉर एग्जांपल वो लोग जो लेटते हैं 7 बजे और उनको 11 बजे जाकर कहीं नींद आती है, ठीक है, 4-4 घंटे लग जाते हैं या 3 घंटे लग जाते हैं या 2 घंटे लग जाते हैं, जिनको सोने में तकलीफ मसला होता है, मतलब जिनकी लेटेंसी टू स्लीप वो ज़्यादा टाइम लेती है, तो वो उस टाइम को जो है ये काम करते हैं और जल्दी नींद आ जाती है इनको लेने के बाद। इनका एब्यूजिव पोटेंशियल इतना नहीं है और इसका कोई एविडेंस भी नहीं है जो डिपेंडेंस का या विड्रॉवल इफेक्ट का, एंड कैन बी एडमिनिस्टर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म, यानी कि जो इनको नींद का मसला है वो रिमेल्टन जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट को एडमिनिस्टर्ड विद द साइटोक्रोम 1A2 एंटागोनिस्ट, यानी जो साइटोक्रोम 1A2 जो इनहिबिटर्स होते हैं उनके साथ इसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास जो एक बड़ा सेफ साइड का ये निकला है रिमेल्टन जो है ये हिप्नोटिक भी है, आपका जो नेचुरल हार्मोन है उसी को मिमिक कर रहा है, आपके जो नींद है उसको बेहतर बनाएगा, और आपका क्योंकि इतना इसका एब्यूजिव पोटेंशियल भी नहीं है और ये एविडेंस भी नहीं है कि इसका विड्रॉवल सिम्टम्स होते हैं, आप कभी भी छोड़ भी सकते हैं और
कभी भी जो है आप उसको लेना स्टार्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता है। मतलब पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी जो पेशेंट है वो इसको ले सकता है ईजीली। इसकी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन या सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन ऑब्वियसली ये प्रोहिबिटेड है। किसी भी मेडिसिन की आप लोगों ने सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन जो है या सेल्फ मेडिकेशन जो होती है वो प्रोहिबिटेड होती है। दिस इज़ ऑल इन्फॉर्मेशन, जो ऑल इन्फॉर्मेशन है ये फिजिशियंस एंड फार्मासिस्ट के लिए है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है इसके साइड इफ़ेक्ट। डिजीनेस कॉज करता है, फटीज एंड सोमोलेंस, यानी डिजीनेस होती है, फटीज होती है और सोमोलेंस होता है। सोमोलेंस का मतलब होता है आपको नींद ज़्यादा आने शुरू हो जाती है, ठीक है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट कि इससे प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इसका, ये प्रोलैक्टिन लेवल को बढ़ा देता है। उसके बाद आ जाती है आपके पास एंटीहिस्टामाइंस। एंटीहिस्टामाइन में जो कौन कौन से ड्रग्स हैं, 3 ड्रग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एज आ यूज़ होते हैं एज आ हिप्नोटिक के तौर पे, वो आ जाते हैं डाइफेनहाइड्रामाइन जो बहुत ज़्यादा कफ सिरप्स में मौजूद होता है, डॉक्साइलामाइन आ जाता है, इसके अलावा हाइड्रोक्सीजिन जो कि एडारक्स के नाम से आता है। ये सारे जो हैं ये माइल्ड सिचुएशनल इंसोम्निया के लिए यूज़ होते हैं, यानी कि किसी को कोई ऐसा पर्सन है जिसको कभी कभार ऐसा होता है कि नींद का मसला होता है, उसको नींद नहीं आ रही है, किसी भी परेशानी की वजह से उसको नींद नहीं आ रही, तो वो ये ड्रग ले सकता है, ठीक है। पेशेंट को आप ये रिकमेंड कर सकते हैं डाइफेनहाइड्रामाइन, हाइड्रोक्सीजाइन या डॉक्साइलामाइन, ठीक है। इसके अनडिज़ायरेबल साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामाइन है और फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामाइन का एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स भी होते हैं और यही वजह होती है कि ये जो इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, जबकि जो सेकेंड जनरेशन है उनको वो ज़्यादा यूज़ नहीं होते इंसोम्निया के ट्रीटमेंट में, क्योंकि वो सिडेशन ज़्यादा कॉज नहीं करवाते, वो बहुत लेस सिडेशन, और इवन कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जैसे फेक्सोफेनाडाइन, वो आपके सिडेशन कॉज नहीं करवाता, ठीक है। तो जो फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामाइन है वो यूज़ होते हैं, जिनमें आपके पास डाइफेनहाइड्रामाइन, हाइड्रोक्सीजाइन एंड डॉक्साइलामाइन आता है। तो पेशेंट्स जो हैं वो ये पेशेंट को आप ये रिकमेंड कर सकते हैं। अनडिज़ायरेबल साइड इफेक्ट्स क्या हैं, ड्राई माउथ, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होते हैं जिनमें आपके पास ड्राई माउथ और कॉन्स्टिपेशन आती है। उसके बाद आ जाती है अल्प्राजोलैम, तो खैर वो आपके पास उसी में आता है बेंजोडाइज़ेपिन से। उसके बाद आ जाती है आपके पास ज़ोलपेडेम। ज़ोलपेडेम एक आपके पास हिप्नोटिक के तौर पे ये यूज़ होता है। ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड नहीं है बेंजोडाइज़ेपिन से, ठीक है, लेकिन इसकी सिलेक्टिवली बाइंड करता है, मतलब ये बेंजोडाइज़ेपिन जैसा नहीं है, लेकिन ये बाइंड करता है बेंजोडाइज़ेपिन 1, जहाँ पर बेंजोडाइज़ेपिन 1 बाइंड करते हैं वहाँ पर ये बाइंड करता है। इसका एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट नहीं है, रैपिडली एब्जॉर्ब होता है, रैपिड ऑनसेट है, हाफ लाइफ इसकी शॉर्ट है, मतलब 2 से 3 आवर्स। हिप्नोटिक इफेक्ट इसका है जो कि 5 घंटे तक रहता है। ये अंडरगो करता है ऑक्सीडेशन बाय द साइटोक्रोम 450 के ज़रिए, और जिसकी वजह से जिसके बाद ये इनएक्टिव हो जाता है। जैसे बेंजोडाइज़ेपिन्स में तो ये था ना कि वो उसके मेटाबोलाइट्स भी ऐसे थे जिनकी हाफ लाइफ ज़्यादा थी और वो भी एक्टिव थे, लेकिन इसके इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा रिफेम्पिन जो कि साइटोक्रोम इंड्यूसर है वो इसकी हाफ लाइफ को शॉर्ट कर देता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो इसकी मेटाबॉलिज्म है बढ़ जाएगी। अगर कोई पर्सन रिफेम्पिन के साथ इसको ले रहा है तो इसका इंट्रोडक्शन होगा और इसकी हाफ लाइफ जो है वो शॉर्टन हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट मज़ीद कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ये 5 घंटे तक रहता है तो मज़ीद इसका कम हो जाएगा। ड्रग्स जो भी इनहिबिट करते हैं साइटोक्रोम 3A4 को, वो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट बढ़ाएंगे। जो आम आपके पास जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है कि कौन से इंड्यूसर्स हैं कौन से इनहिबिटर्स हैं, तो आपके पास मैंने एक लेक्चर इसका रिकॉर्ड करवाया, 5 मिनट्स का लेक्चर है। आप लोगों ने उसमें टिप्स एंड है कि किस तरह से आप लोग ये याद रख सकते हैं कि कौन से इंड्यूसर हैं कौन से इनहिबिटर हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये किस तरह से साइटोक्रोम 450 इंड्यूसर और इनहिबिटर्स को आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं ये आल्टर नहीं करते स्लीप स्टेजेस को ड्यू टू द रिलेटिव सिलेक्टिविटी टू द बेंजोडाइज़ेपिन्स 1। आपके पास जितने ये स्लीप स्टेजेस को आल्टर नहीं करते, मतलब जो आपको मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक लेटेंसी टू स्लीप ऑनसेट उसको कोई इफेक्ट कर रहा है, कोई जो आपके पास नॉन रैपिड आई मूवमेंट है उसको बढ़ा रहा होता है, उस स्टेज को बढ़ा रहा होता है, लेकिन ये स्लीप के स्टेजेस को आल्टर नहीं करते। ऑल द 3 ड्रग्स आर कंट्रोल सब्सटेंस। अब 3 ड्रग्स कौन से हैं, ज़ोलपेडेम, ज़ेलिप्लॉन एंड इज़ोपिक्लॉन, ये तीनों ही कंट्रोल ड्रग्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स सिमिलर हैं, जो कि इन सब के सिमिलर साइड इफ़ेक्ट्स हैं इन तीनों के ही, जो मैंने अभी नाम लिए हैं ज़ोलपेडेम, ज़ेलिप्लॉन एंड इज़ोपिक्लॉन, इन तीनों के साइड इफ़ेक्ट सिमिलर हैं, जो कि नाइटमेयर्स आ जाते हैं, ड्राउजीनेस एंड रीबाउंड इंसोम्निया, यानी जब आपने ड्रग छोड़ा तो दोबारा इंसोम्निया का शिकार हो, मतलब पेशेंट शिकार हो सकता है इंसोम्निया का दोबारा से। उसके बाद आ जाती है ज़ेलिप्लॉन।
ये ओरल नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक है, फ्यूअर रेजिडुअल इफेक्ट ऑन द साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव फंक्शन एज कम्पेयर टू द ज़ोलपेडम एंड ये बेंजोडाइजेपिन, यानी कि बेंजोडाइजेपिन या ज़ोलपेडम की निस्बत जो है इसके जो कॉग्निटिव या साइकोमोटर्स पे जो इफेक्ट है वो इतने ज़्यादा नहीं होते, कम होते हैं, रैपिडली एलिमिनेट हो जाता है। इसकी हाफ लाइफ 1 और है, मेटाबोलाइज बाय 3A4 एंजाइम, और इसका भी साइड इफ़ेक्ट रीबाउंड इंसोम्निया है, यानी जैसे ड्रग छोड़ा तो आपको इसका दोबारा से जो है आपकी जो नींद का जो आपका था वो ख़राब हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी पेशेंट को। उसके बाद आ जाती है इस ज़ोपिक्लोन, ये ओरल नॉन बेंजोडाइजेपिन, ये भी ओरल है, नॉन बेंजोडाइजेपिन है और बाइंड करता है बेंजोडाइजेपिन 1 के साथ, मतलब इस साइड पे ये बाइंड करता है जहाँ पर बेंजोडाइजेपिन 1 बाइंड करते हैं वहाँ पर यही बाइंड करता है। इफेक्टिव फॉर द इंसोम्निया अप टू 6 मंथ, ठीक है। रैपिडली एब्जॉर्ब, पीक जो इसकी कंसंट्रेशन 1 आवर में अचीव होती है, मेटाबोलाइज होता है बाय द ऑक्सीडेशन या डीमिथाइलेशन के जरिए वाया साइटोक्रोम 450, एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, और हाफ लाइफ इसकी 6 आवर, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर ये पीक कंसंट्रेशन में पहुंच जाता है और 6 घंटे के अंदर ये निकल जाता है, यानी कि इसकी हाफ लाइफ थोड़ी है, ठीक है। उसके अलावा इसके एडीआर्स क्या हैं, एनजाइटी है, ड्राई माउथ है, हेडेक आ जाता है, पेरिफेरल एडीमा आ जाता है, सोमोलेंस आ जाता है, अनप्लेजेंट टेस्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अनप्लेजेंट टेस्ट आ जाता है। और एक और ड्रग जो हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे आगे हम लोग, वो आ जाते हैं हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, एसी इनहिबिटर्स, ACE इनहिबिटर्स जो आपके पास आ जाते हैं वो भी आपका टेस्ट जो है वो आल्टर करते हैं, और ये भी आपका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा आल्टर करते हैं, अनप्लेजेंट टेस्ट इसका होता है, आप इसको आल्टर टेस्ट तो नहीं कह सकते, खैर अनप्लेजेंट टेस्टिंग जो आपके मुंह में आपको फील होती है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास एंटी डिप्रेसेंट्स, जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो भी यूज़ होते हैं एज ए एंजाइटी के तौर पे। मैंने आपको बताया था कि जो नॉन बेंजोडाइजेपिन्स हैं वो एंजाइटी के तौर पे, एंजाइटी के ट्रीटमेंट में ये यूज़ हो रहे हैं, और जिनमें आपके पास जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो है आपके पास आ जाती है डॉक्सीपिन, जो कि एक ओरल ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है विद द सेरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है ना। ये भी आपके पास मैकेनिज्म इसका ये है, एन एंग्जाइटिक एक्शन वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड एट द लो डोजेज फॉर द इंसोम्निया, यानी कि एक डॉक्सीपिन जो कि एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, ठीक है ना, जिसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा थोड़ा सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिशन भी है, ठीक हो गया। एक ओल्डर ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जिसका इफेक्ट है SNRI, यानी कि सिलेक्टिव सेरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिशन का ये इफेक्ट है इसका, और ये भी रिसेंटली अप्रूव्ड हुआ है एट द लो डोजेस फॉर द इंसोम्निया। फिर इसके अलावा मिर्टेज़ापाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंसोम्निया के लिए यूज़ होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो ऑफ लेबल है, मतलब FDA अप्रूव नहीं करता इसका इस्तेमाल फॉर द इंसोम्निया के लिए, लेकिन इसका यूज़ देखा गया है या इसका आप कह सकते हैं इफ़ेक्ट देखा गया है। सो आपके पास जो आ जाते हैं नॉन बेंजोडाइजेपिन में, वहाँ पर ब्यूजीप्रॉन आ जाता है, रिमेल्टन आ जाता है, एंटीहिस्टामाइंस आ जाते हैं। ब्यूजीप्रॉन आपके पास एंजाइटी के लिए यूज़ हो रहा था, ठीक है, और बाकी तकरीबन सारे जो हैं वो आपके पास इंसोम्निया में ये यूज़ हो रहे हैं। एंटी डिप्रेसेंट भी जो है वो एंजाइटी में यूज़ हो रहा है। सो आपके पास पहला वाला ब्यूजीप्रॉन एंड द एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं वो एंजाइटी के लिए, बाकी आपके पास रिमेल्टन, ज़ोलपेडम, ज़ोलिप्लान और इस ज़ोपिक्लोन या फिर एंटीहिस्टामाइन, ये सारे आपके पास किस लिए यूज़ हो रहे हैं, एज अ हिप्नोटिक के तौर पे यूज़ हो रहे हैं, यानी कि स्लीप इंड्यूसर्स के तौर पे ही यूज़ होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव्स। यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है एंग्जाइटिक एंड सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स का, यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप लोग फेसबुक पेज के थ्रू भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।